हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण ISPCS अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग एडिटोरिया बुक से बिहार को देख रहे हैं। इसमें बिहार के जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, तथ्य एवं संग्रह। जी हाँ, इसमें तथ्य का संग्रह है और कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा एडिशनल के तौर पे। तो इसे ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 आ चुका है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, कर्ण ISPCS के अकेडमी पे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। ये देखा था कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नागदशक था जो इस वर्ष अंतिम था। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वह शिशुनाग वंश। ये कब से कब तक है, तो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। 412 से 344 शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया। यानी इस वंश के संस्थापक कौन है, शिशुनाग। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। यानी राजगिरी पहला राजधानी था, राजगिरी, उसके बाद पाटलिपुत्रा ले गया, उदयन, फिर कहाँ गया, वैशाली। वैशाली कौन लाया, तो शिशुनाग, ठीक है। और पाटलिपुत्रा कौन ले गया था, उदयन। कह रहा है शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। ये भी पूछा जाता है कि अवंती को मगध में किसने मिलाया, तो शिशुनाग ने। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि वैशाली को राजधानी किसने बनाया, तो शिशुनाग ने। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल किया। यानी शिशुनाग की बात की जाए तो किसको किसको शामिल किया, वत्स, कौशाम्बी और अवंती। के भी है, यानी कब, कौशाम्बी, अवंती और वत्स को शामिल किया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। जी हाँ, कालाशोक ये काफ़ी फेमस व्यक्ति है। कालाशोक क्या बनता है, मगध का शासक बनता है और इस वंश का कह सकते हैं कि सबसे प्रतापी शासक में से एक होता है। पुराणों में उसे काकवर्ण भी कहा गया है। किसे, कालाशोक को। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्रा लाया गया। आप इसको फिर से समझ लीजिए फ्रेंड्स। राजधानी कहाँ था, राजगीर। उसके बाद उदयन कहाँ ले गया, पाटलिपुत्रा। फिर वैशाली कौन लाया, वैशाली लाया। और फिर इसी वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था कालाशोक, वापस पाटलिपुत्रा ले गया। यानी इस सीरीज को आपको ध्यान रखना, ये आता है क्वेश्चन से, ठीक है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्रा ले गया। जी हाँ, कालाशोक ने 383 ईयर पूर्व ईसा पूर्व में, यानी 383 BC में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यानी पहला राजधानी मगध का कहाँ था, राजगीर। तो पहला राजधानी पहला कहाँ हुआ, राजगीर में। दूसरा कालाशोक ले गया था कहाँ, उदयन। कहाँ ले गया था, वैशाली, ठीक है। तो कालाशोक वापस मतलब उदयन वैशाली ले गया, वापस वहाँ पे कालाशोक पटना लाता है। लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ होता है, वैशाली में ही होता है। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धन था और हर्यक वंश का कौन था, नागदशक। इसका नंदी वर्धन, यानी दोनों का 9 है, ठीक है। नेक्स्ट, नंदवंश कब से कब तक रहा, तो 344 से 321 ईसा पूर्व, ठीक है। महापद्मानंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया। और शिशुनाग के अंतिम शासक कौन था, तो नंदी वर्धन। उसके बाद महापद्मानंद ने एकराट एवं एक छत्र की उपाधि धारण किया था। पाली ग्रंथों में महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार भी बताया जाता है। महापद्मानंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिली आदि राज्यों को पराजित कर मगध का विस्तार किया। यानी मगध साम्राज्य का विस्तार कर दिया। और 321 ईसा पूर्व तक मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मानंद ने किया। यानी ये कह सकता है, 2 सवाल बनता है मैच द फॉलोइंग में कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार। और सर्वाधिक विस्तार किसने किया, तो महापद्मानंद ने। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मानंद के समकालीन था। ये भी कई बार पूछा गया है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद। धनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था?
26 ईसा पूर्व। शासक कौन था? धनानंद। ये भी पूछा जाता है। नंद वंश का आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। अब डर से किया या क्या किया ये तो थोड़ा विवाद का विषय है, लेकिन सिकंदर ने ब्यास नदी को पार नहीं किया। उस समय शासक था कौन? तो नंद वंश का शासक था। घनानंद के अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चनक का अपमान किया था और चनक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की नींव पड़ी। किसका नींव? मौर्य वंश का। मतलब जो मुख्य भूमिका किसने निभाया? चाणक्य। और चाणक्य एक इतिहास बन चुका है। यानी एक बेहतर गुरु हो, यानी सही मार्गदर्शन दे तो आपका इतिहास में नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आता है मौर्य वंश। यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व, 321 से 298 बीसी का बात है ये। जस्टिन एम ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा। जी हाँ, मतलब इसकी पहचान किया था जस्टिन एन ट्रेबो। दो व्यक्ति है, कौन? जस्टिन एन स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की है। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस के रूप में चिन्हित किया। ये क्या है? तो जस्टिन एन स्ट्रेबो, ये क्या क्या है? सेंडोकोटस। ठीक है, उसके अलावा प्लूटार्क एंड एरियन यानी पीए है, क्या है? एंडोकोटस। ये दोनों नाम किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य भी है या विष्णुगुप्त भी है, उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के पश्चात संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हो। यानी कह सकते हैं कि संधि हुआ, काबुल अफगानिस्तान वाला, कंधार अफगानिस्तान वाला, मकरान एवं हेरात क्षेत्र प्राप्त होता है। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिया। देखिए, हाथी मतलब युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था और काफ़ी महत्वपूर्ण भी था, निर्णायक भी होता था। फिर भी दिया, क्योंकि उस समय मगध में हाथी की संख्या बहुत ज़्यादा था, इसके लिए 500 हाथी उसको उपहार में दिया। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेन कर्नेलिया से यानी सेलुकस की पुत्री से हुआ। ठीक है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, मतलब पूछा जा चुका है कि युद्ध कब हुआ था सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का? तो 305 ईसा पूर्व में। सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज की रचना इंडिका है, जो बिहार या भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां इसको पूछा ना गया। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत ईरान तक, मतलब उत्तर में हिंदुकुश से ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। इसको मैप में देख लीजिए, देखते हैं थोड़ा। इंडिया का मैप है, क्या कह रहा है? हिंदुकुश पर्वत एवं ईरान। तो हिंदुकुश पर्वत ये वाला पार्ट है, हिंदुकुश पर्वत, उसके बाद ईरान ये वाला पार्ट है, और कर्नाटक ये वाला पार्ट, और सौराष्ट्र ये वाला। यानी इतना बड़ा क्षेत्र, ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्र किसको मिला? तो चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तार में आता है। ठीक है, यानी ये क्षेत्र देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यानी चौथा देश तक इसका सीमा था। कह सकते हैं ये सीमा भारत के बहुत बड़ा सीमा था। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्ष में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। जी हाँ, अंतिम वर्ष जब इसका शासन का था, अकाल पड़ता है। ये सवाल ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म में जो अकाल पड़ा था तो किसके नेतृत्व में बाहर चला गया था? तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन एक गुट घूमने चला गया था, मतलब बाहर भिक्षा मांगने के लिए, और स्थूलभद्र रुक गया था। ये भी सवाल पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की अपनी राजगद्दी त्याग कर सर्वनबेलागोला, जो कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। ठीक है, तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखन के द्वारा अपने प्राण को त्याग किया। संलेखन क्या होता है? तो भूख प्यास त्याग कर और धीरे धीरे प्राण को त्याग देता है, अन्न जल त्याग कर।
अब नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान रहे, बिंबसार और बिंदुसार ये मगध का वास्तविक संस्थापक है, जबकि ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, तो इस बात को ध्यान रहे। बिंबसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम से भी जाना जाता है। एस्ट्रबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंबिसार के दरबार में भेजा था। यानी कह सकते हैं ये एंटियोकस ने किसको भेजा था, तो डायमेकस को। ये पूछा जाता है मैच द फ्लोइंग करके, तो ये आपको आ जाएगा कि बिंबिसार इसके समय कौन था, तो डायमेकस आया था। कहाँ का है, तो सीरिया का। भेजा किसने, एस्ट्रेबो। एस्ट्रेबो के अनुसार ये बातें हो रही है। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। यानी बिंबिसार के दरबार में 2 राजदूत, पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत जो आया था, कौन, मेगास्थेनीज, लेकिन उसके पुत्र के दरबार में 2, कौन कौन, एक तो सीरिया का, दूसरा मिस्र का। सीरिया का कौन, डायमेकस, और मिस्र का डायनोसियस। ठीक है। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुई विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। किसको, अशोक को। यह भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। बिंदुसार अजीबक संप्रदाय का अनुयायी था, जबकि उसके पिताजी जैन। नेक्स्ट अशोक, यहां से सवाल तो कई बार पूछा गया। अशोक का कालखंड कब से कब तक है, तो 269 से 232 ईसा पूर्व यानी बीसी तक है। 269 से 232 बीसी तक है। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इसे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। जी हाँ, यह भी पूछा जाता है कि गद्दी पर बैठने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था, तो उज्जैन का। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। मस्की एवं गुर्जरा के अभिलेख में अशोक को अशोक नाम लिखा गया। मतलब जो ये क्वेश्चन थोड़ा और है कि ये पूछा गया कई बार कि किस अभिलेख में अशोक को उसका नाम अशोक कहा गया है, तो मस्की और गुर्जरा। ठीक है। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार, जो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होता है। ठीक है। जो पटना में कुआं है कहा जाता है उसी में फेंक दिया था गर्दन काट के, लेकिन अन्य स्रोत से इसकी पुष्टि नहीं होता है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष कलिंग युद्ध में 261 ईसा पूर्व, मतलब जो 261 ईसा पूर्व हुआ किया था, कलिंग का युद्ध हुआ था, तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। जी हाँ, अशोक का ये एक ही मात्र जो बड़ा माना जाता है शासक बनने के बाद जिसको मिलाया था वो कलिंग का, और यही इसके जीवन का निर्णायक युद्ध भी होता है। कलिंग, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का चर्चा है। ये कई बार पूछा गया है कि किस शिलालेख में अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा है, तो 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। यानी देखिए, इसके दादाजी जैन, पिताजी, फिर अशोक। अशोक किसको मान रहा है, तो शैव धर्म को। दिव्य वेदांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। यह भी पूछा जाता है कि अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, तो वह है दिव्य उपगुप्त। अशोक के शासन की कुछ महत्वपूर्ण घटना, जैसे कि शासन के 9वें वर्ष 261 में क्या है, कलिंग युद्ध। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा, ये यूपीएससी पूछ चुका है मैच द फॉलोइंग करके, मतलब अरेंजमेंट करके पूछा है। 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा। 13वें वर्ष धम्म का शिलालेख में अंकन। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति। और 20वें वर्ष जो अंतिम है, लुम्बिनी की यात्रा करता है। अशोक ने जो वहाँ कर था 1/6 से घटाकर 1/8 कर देता है। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। किसको, महेंद्र और संघमित्रा को। किसके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में करवाया। अब देखिए, पहला कहाँ हुआ था, राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हो गया। ठीक है। अब अशोक के बाद 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी हैं, देखिए नाम सुन लीजिए, याद करना है बिल्कुल नहीं। कुणाल, बंधु पालित, इंद्रपालित, दसोन,
दशरथ, हाँ दशरथ पूछा जाता है, याद कर लीजिए। संप्रीति ये भी पूछा जाता है। उसके बाद शाली, सूक, देवाधर्मन और शतधनुष, ये सब नहीं याद करना, बस ये याद कर लीजिए। बृहद्दत्त, ये 3 अब तक पूछा जा चुका है, दशरथ, संप्रीति और बृहद्दत्त, ये तीनों को ध्यान रखना है। अब मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्दत्त। मौर्य का शासनकाल लगभग 137 वर्षों तक था। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन बिहार के सदाबहार, ठीक है, क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। उसका जन्म कब हुआ था बौद्ध जी का? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? लुम्बिनी, जो अभी कहाँ पर है? नेपाल में। उन्होंने शाक्यमुनि यानी एवं लाइट ऑफ एशिया या ज्योतिपुंज के नाम से भी फेमस, जी हाँ, उसको ऐसे तो कई नाम है, जैसे तथागत या शाक्यमुनि या लाइट ऑफ एशिया, कई नामों से उनको जाना जाता है। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम सुदोधन। माता का नाम महामाया देवी। मौसी का नाम तो महाप्रजापति गौतमी, ये सतीली मतलब उनका मौसी का नाम रहता है। पत्नी का नाम यशोधरा। 16 वर्ष के आयु में विवाह हो गया। पुत्र का नाम राहुल। राहुल अपने आप में मतलब जब उनसे पूछा जाता है, ऐसा कहा गया है, लिखा गया कई ग्रंथों में, जब उनसे कहा जाता है कि आपको एक पुत्र हुआ तो उन्होंने कहा, मतलब उनसे पूछा कि नाम क्या रखा जाएगा, तो उन्होंने बोला राहुल। मतलब बोला कि जीवन में एक और बड़ी क्या आ गया, मतलब एक तरह जटिलता आ गई कि आप छोड़ के कहीं भाग नहीं सकते। मतलब राहुल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को पकड़ के रखने, इन सेंस में आता है। तो बुद्ध ने 4 दृश्य देखा। बुद्ध ने 4 दृश्य देखा। कौन? बूढ़ा व्यक्ति। ये कब देखा? तो बुद्ध ने भ्रमण पर निकला, जी हाँ, भ्रमण पर अपने राज्य को निकला, तब देखा एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, एक सबको देखा और एक सन्यासी को देखा। ठीक है, जब ये चारों को देखा तो उनके मतलब मन मस्तिष्क में एक अजीब से बेचैनी आ गया। आखिर ये बूढ़ा व्यक्ति बूढ़ा क्यों है, बीमार व्यक्ति है तो उसके पास उपचार व्यवस्था क्यों नहीं है, एक सब है आखिर वो परा क्यों है, और एक सन्यासी है। ठीक है, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास को अपना निर्णय लिया। कितने वर्ष? 29 वर्ष। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत और बुद्ध कहा, यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या हुआ? तथागत व बुद्ध। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना व फल्गु नदी के तट पर कहाँ हुआ था? बोध गया में। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, वो जो वृक्ष है वो किस पीढ़ी का है? ठीक है, बीपीएससी ने इसको 6ठा पीढ़ी माना है, शशांक ने जिसको कटवा दिया था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन है? तो दुख है, यानी संसार दुख में है। दुख समुदाय है, यानी दुख का क्या है? कारण है। दुख निवारण हेतु उपाय है और दुख का निवारण है। ठीक है, अब क्या करा? दुख निरोध, यानी दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोधी मार्ग है। सिंपल सी बात है। संसार दुख में है, दुख का कारण तृषा है और दुख निवारण हेतु तृष्णा पर क्या है? विजय प्राप्त आवश्यक है और दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का आवश्यकता पे जोर दिया। ठीक है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाक, कर्म, अजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। इसको थोड़ा फिगर से देख लीजिए फ्रेंड्स, याद हो जाएगा। के माध्यम से एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। पहली बात क्या हुआ? तो मन में संकल्प लिया, यानी मन में क्या हुआ? संकल्प लेते हैं। दूसरा, जब संकल्प लेते हैं तो दृष्टि यानी आंख खोलते हैं। उसके बाद कुछ बोलते हैं। 3 नंबर पर क्या है? वाक। उसके बाद कुछ कर्म करते हैं। चौथा पर कुछ कर्म करते हैं। 5वां, जब कर्म करते हैं जीवन चलता है। जीवन चलन की जरूरी क्या है? तो व्यायाम करते हैं, व्यायाम कर रहे हैं। उसके बाद जब कुछ व्यायाम करते हैं तो यादगार बढ़ जाता है और उसके लिए जरूरी क्या है? कि समाधि में बैठे हुए, नहीं पहले समाधि में बैठे, पहले संकल्प लिए फिर समाधि में बैठे, तब क्या हुआ कि कुछ कर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो व्यायाम कर रहे हैं। जब व्यायाम किए तो इनका स्मृति तेज हो गया। ठीक है, स्मृति तेज हुआ तो दुनिया को देख रहे हैं, दृष्टि है, और फिर अजीब जो है वो करते हैं। ठीक है, अजीबन होगा इस तरह से कुछ। तो इस तरह से एक फिगर बना लीजिए, पूरा ड्राइंग सेट करके आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्या? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। देखिए, बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है। आपको ध्यान रखना, बौद्ध धर्म क्या है? स्वयं बुद्ध है, उसके बाद धम्म है और संघ है। ठीक है, बौद्ध, धम्म और संघ। ये जैन धर्म में भी है, ध्यान रहे। तो बौद्ध में कौन है? स्वयं बुद्ध है, पहचान यही है कि बुद्ध स्वयं है। उसके अलावा बुद्ध है, उनका जो धर्म था यानी धम्म है, और फिर संघ है।
एक जो 66 हुआ था बीपीएससी उसमें पूछ दिया था, इसी तरह से 3 शब्द था लेकिन वो जन धर्म पे था। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? मध्यम मार्ग का। मतलब मध्यम मार्ग मतलब जैसे कि आप मान लेते हैं अभी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी एग्जाम का बीपीएससी का मान लिया जाए, और दिन रात तैयारी कर रहे हैं, पता चला खाना पीना छोड़ के आप बीमार पड़ गए, तो ये मध्यम मार्ग नहीं है। मध्यम मार्ग है आपको बेहतर तरीके से खाना खाना है, बेहतर तरीके से पढ़ना भी है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, और ये तो सवाल भारत के कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ पूछा नहीं गया। यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु 383 ईसा पूर्व में हुआ, कहाँ पे? कुशीनगर, जो मल्ल में है, और 80 वर्ष की आयु में हुआ था। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, जो वैशाली में मिले, ये योगाचार्य थे। द्वितीय गुरु रुद्रक राम पुत्र था, ये राजगिरी में मिले। बुद्ध के 10 आचरण थे। एक समय और है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो बुद्ध जो यहाँ पे मरे कुशीनगर में, उनका जो निधन हुआ या डेथ हुआ, तो वह कहा जाता है कि शुगर मर्दभ खाए थे, मतलब शुगर का मीट खाए, और अति जो रक्त है तब वो एक्सेसिव ब्लड का फ्लो हो गया उसके, और पेन की वजह से उनका दम घुट जाता है, यानी उनको देहांत मृत्यु हो जाता है। अब जो 10 चीज़ें बताई थे बुद्ध जी आचरण संबंधित, पहला सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, सत्य अहिंसा, अस्त्य अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, ठीक है। उसके अलावा नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सस का त्याग, और श्रृंग प्रधानों का त्याग, मद सेवन नहीं करना है। तो बिहार सरकार ने तो इसका व्यवस्था ही कम कर दिया है। क्वेश्चन नहीं बल्कि नेक्स्ट पार्ट है क्या, ये भी पूछा जाता है। बुद्ध के जीवन चक्र संबंधित कुछ घटनाएं हैं जिसको प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। जैसे जन्म, तो जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। यौवन का सांड। गृह त्याग, तो घोड़ा त्याग है, यानी गृह त्याग को और क्या कहते हैं? महाविनिष्कर्मण। ज्ञान की प्राप्ति को कहाँ हुआ था? तो पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष। उसके अलावा महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु, तो पदचिन्ह व स्तूप, और प्रथम धर्मचक्र उपदेश जो सारनाथ में दिए थे, ये क्या नाम है? तो धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म चौथी संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया, तो हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, ठीक है। 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ? तो वज्रयान, ठीक है। अब हुआ था चौथा संगीति कहाँ? तो चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के समय में। नेक्स्ट अब ये है जो पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बुद्ध के उपदेश का संकलन, सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था। ये पूछा जाता है कि शुद्ध पिटक का संकलन किसने किया? आनंद, ठीक है। उसके बाद विनय पिटक क्या है? तो नियम, इसने ये क्या है? लघुत्तम पिटक है जिसका संकलन उपाली ने किया। उपाली और आनंद दोनों शिष्य था। अभिधम पिटक ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों का संकलन है। इसके से इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिस्य ने किया था। मोगलीपुत्र तिस्य ने किया था, ठीक है। ये 3 व्यक्ति है, शुद्ध विनय, 3 व्यक्ति कौन? आनंद, उपाली और मोगलीपुत्र तिस्य। नेक्स्ट अब संगीति है जो पूछा जाएगा। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व कहाँ हुआ? तो आपको बताना है। अजातशत्रु इसका शासक था, और अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। इसमें हुआ क्या था? तो शुद्ध पिटक और बिना पिटक का जो शुद्ध पिटक और बिना पिटक है उसका रचना हुआ था। द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व कलाशों के समय, इसका अध्यक्ष कौन था? तो साबाकामी, महासंगिका एवं स्थिर के रूप में विभाजित हो गया था। तृतीय 251 बीसी में हुआ था। ये किसके समय हुआ था? अशोक के समय। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा, और अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तिस्य। और अभी जस्ट आपने देखा कि ये क्या किया था? तो अभिधम पिटक का संकलन, यानी ये कह सकते हैं कि पहला और तीसरा में बौद्ध धर्म का जो साहित्य है उसको संकलित किया गया था। चतुर्थ क्या हुआ था? कुंडलवन कश्मीर, किसके समय? कनिष्क। अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र और अश्वघोष। महायान व हीनयान में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति करना, मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करना। बुद्ध धर्म के पुनर्जन्म की कथा को क्या कहा जाता है? जातक कथा। अब देखिए ये क्या है? चैत, ये पूछा जाता है। चैत क्या है?
बौद्ध धर्म का पूजा स्थल। स्तूप क्या है? तो अवशेष जहाँ पर संग्रहालय मतलब अस्थि अवशेष है जहाँ पर उसका निर्माण हुआ है। विहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी पूछा है और बीपीएससी पूछा है, मतलब हर एग्जाम में लगभग पूछा है। अब नेक्स्ट आता है क्या? जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर ये है। उसके अलावा अन्य जो जैसे कि क्या कहा जाता है उन्होंने? आदिनाथ और वृषणनाथ। कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। मतलब 23वें तीर्थंकर कौन है? पारसनाथ। जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। पिता अश्वसेन, काशी के राजा थे। ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुआ था। उन्होंने 4 महाभारत की शिक्षा दी। कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। ठीक है, सत्य मतलब सत्य, अहिंसा मतलब अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह मतलब एडिशनल धन को संग्रह नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है? महावीर, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। कौन से तीर्थंकर थे? 24 में। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन सा संस्थापक? तो वास्तविक। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ जगह 499 ईसा पूर्व भी माना गया। कुंडग्राम कहाँ? तो वैशाली में। उनके पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लक्ष्मी गणराज की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा। पुत्र का नाम पुत्री एक ही था, वो कौन था? प्रियदर्शिनी या अर्नुजा। और दामाद या मतलब उनके प्रथम शिष्य भी यही थे और दामाद दोनों क्या था? जमाली। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्ष के कठोर तप के पश्चात 42 वर्ष की आयु में केवल अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कहाँ पर हुआ? ऋजुपालका नदी, ऋजुपालका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म के त्रिरत्न है। हाँ, जैसे बौद्ध धर्म है ना, त्रिपिटक है, त्रिरत्न है, वहाँ पर भी है दर्शन, ज्ञान और आचरण। आपको कैसे याद करना है? देखिए, अगर आपका आचरण अच्छा हो तो आपको ज्ञान बढ़िया होगा, मतलब ज्ञान सीखना आसान हो जाएगा। जब ज्ञान होगा तो आपका दर्शन भी अच्छा होगा, आप दार्शनिक व्यक्ति बन सकते हैं। या बेहतर दर्शन के लिए जरूरी है कि आपके पास ज्ञान हो और आचरण सही हो। यानी दर्शन तभी अच्छा हो सकता है जब आपके पास ज्ञान हो और ज्ञान के साथ साथ आपका आचरण भी अच्छा हो। अब जैन धर्म के महाव्रत कौन है? तो 4 व्रत तो शुरू से था। 5वां ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? तो महावीर ने। यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय। सत्य मीन्स झूठ नहीं बोलना, वही अहिंसा मीन्स हिंसा नहीं करना, अस्तेय मीन्स चोरी नहीं करना और अपरिग्रह मीन्स अत्याधिक धन का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को अपने बस में करना। 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब एक चीज ये भी पूछा जाता है कि अनेकांतवाद या स्यासवाद या शब्दभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। यह पूछा कई बार गया है कि अनेकांतवाद का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। इसका भी 4 मतलब कई जैसे कि पूछा जाता है तीर्थंकर में, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जो उनका चिन्ह क्या है? बैल या वृषण। द्वितीय अजितनाथ, ये हाथी है। 23 में पारसनाथ, ये सर्प है। और 24 में जो महावीर स्वामी है और सिंह है। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12 तीर्थंकर हुए। 12वें तीर्थंकर वसुपुंज, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था। इनका जन्म बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्या है? जो संगीति हुआ था 2। पहला संगीति कब हुआ था? 310 ईसा पूर्व में। कहाँ? पाटलिपुत्रा में। यानी पाटलिपुत्रा में बौद्ध संगीति भी हुआ और जैन संगीति भी। बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? तो अशोक के समय में। जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र। ठीक है, अब देखिए, आपको जस्ट ट्रिक भी बताएंगे ताकि जीवन भर याद रहे। दिगंबर व श्वेतांबर में जैन धर्म को विभाजित कर दिया गया। कितने में? किसमें? दिगंबर व श्वेतांबर। ठीक है, अब देखिए, आपको याद कैसे रहेगा दिगंबर कौन कहलाया, श्वेतांबर कौन कहलाया? जैसे कि क्या हुआ था, आप जस्ट अभी पढ़े हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। जब अकाल पड़ा ना, तो हुआ यह था कि जो जैन धर्म था वो उसके जो अनुयायी था 2 पार्ट में हो गया। पहला एक जो घूमने निकल गया, यानी भटक रहा था। घूमने नहीं, इसको थोड़ा भटकना शब्द सही नहीं है, एक सेकंड। भटका और दूसरा रुक गया, यानी स्थूल हो गया। भटकना मतलब ये जंगल घूमने चला गया। ठीक है, तो जो भटकने के मतलब दिगंबर,
यानी दिग भटकना, तो दिग लग गया यानी भटक रहा है। ठीक है, जो दिगंबर के साथ चला गया वो भद्रबाहु यानी भटकते चला गया, और जो रुक गया वो हो गया स्थूल हो गया, स्थूल में तो रुकना होता है, तो रुक गया वो श्वेतंबर हो गया। ठीक है, अब इससे सवाल क्या पूछा जाता है, तो जो जैन धर्म के कौन सा समुदाय है जो वस्त्र नहीं पहनते थे, तो श्वेतंबर अर्थात ये वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, ये देख सकते हैं। दूसरा क्या देख सकते हैं, इससे वो सवाल बनता है, सवाल ये बनता है कि जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन कब हुआ था, तो प्रथम संगीति में। ठीक है, दूसरा कहाँ हुआ था, तो गुजरात के वल्लभी में 512 ईसा पूर्व में। इसका कौन था, मतलब अध्यक्ष जो था वो देवर्धि क्षमा श्रवण। ठीक है, जैन धर्मों का जो मतलब संकलन है ग्रंथों का, वो अंतिम रूप से यहीं पर हुआ है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुआ। जन्म कहाँ हुआ, वैशाली, मृत्यु कहाँ हुआ, पावापुरी। जैन धर्म के विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतंबर व दिगंबर में हो गया। क्यों विभाजन हुआ, तो जो दिग भटक गया था यानी जो भटक रहा था वो घूम, चूंकि वो लोग निर्वस्त्र रहता था, जब घूम का आया देखा कि ये जो रुक गया था, जो स्थूल था यानी रुक गया था, स्थूल भद्र के नेतृत्व में वो लोग श्वेत वस्त्र धारण कर रखा था। श्वेत वस्त्र, ये लोग वे क्या बोला, ये तो गलत बात है, तो ये लोग बोला कि चूंकि आप जंगल में चले गए, जो भटक गया नहीं दिगंबर जंगल में चला गया, तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं था, और हम लोग को भूख को मिटाने के लिए शहर में यानी जो नगर में जाना पड़ा, इसलिए हम लोग ने श्वेत वस्त्र को धारण किया, और इसी बात को लेकर विवाद हुआ और जैन धर्म 2 अलग अलग गुटों में विभाजित हो गया, श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर मतलब जो श्वेत वस्त्र पहने, दिगंबर मतलब जो भटक गया यानी जो घूमने चला गया था। ये ट्रिक मैंने बनाया था, इसलिए आप भी याद कर सकते हैं। दिगंबर यानी भद्रबाहु के नेतृत्व, दिगंबर का नेतृत्व किसने किया, तो भद्रबाहु। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। क्या परिवर्तन हुआ था, तो जो रुक गया था वो कठोरता मतलब वस्त्र धारण कर रखा था, जो चला गया वो नगन व कठोरता को अपनाया था। श्वेतंबर जो स्थूलभद्र यानी रुकना मतलब स्थूल मतलब रुक जाना, इसका नेतृत्व किया स्थूलभद्र, और ये श्वेत वस्त्र को धारण किया, जो अभी जस्ट आपको ऊपर बताया गया। और दिगंबर की तुलना में ये कम कठोरता, कठोर होने कारण था ये लोग, अगर ज़्यादा कठोरता होता तो मर जाता, और इसने परिवर्तन को स्वीकार किया। अब बात करते हैं शुंग वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और बृहद्रथ का सेनापति था। कौन था, सेनापति। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की या उपाधि ली थी। उसने यवनों को आक्रमण को विफल किया। ये पूछा जाता है यवन के आक्रमण को किसने विफल किया या किस वंश ने, तो शुंग वंश ने। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, जिसके पुरोहित कौन है, पतंजलि। ये भी पूछा जाता है कि पतंजलि किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, कह रहा है पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईस्वी में राजा बना। कालिदास के नाटक मालवी अग्निक मित्रम में अग्निमित्र व मालविक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, इस वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति। ठीक है, तो कर्ण वंश की स्थापना किसने किया, वसुमित्र ने। किसकी हत्या कर, देवभूति की हत्या कर। वसुमित्र शुंग के कौन थे, अमात्य यानी मंत्री थे। अब क्या, कर्ण वंश की भी ब्राह्मण वंश था, जैसे कि शुंग वंश ब्राह्मण, कर्ण वंश ब्राह्मण। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा। कौन वंश का, कर्ण वंश का। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कर्ण वंश को अंत कर दिया। अब कौन वंश आएगा, कुषाण वंश। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल कई बार आता है। तो भारत आने वाले विदेशी में कुषाण सबसे अंतिम था, यानी भारत आने वाले विदेशी शासकों में कुषाण सबसे अंतिम था। विदेशियों में आने का क्रम अगर बात की जाए तो हिंद, यूनान, शक, पल्लव और कुषाण। ये सवाल ये मैच द फॉलोइंग करके पूछा जा चुका है, तो आपको सीरीज याद रखना है। चीन के तोखरी या यूची जाति से संबंधित था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कुजुलु कैडफिसस। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था, जिसके समय में चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन 78 AD में हुआ था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा था, 2 राजधानी था। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी को कनिष्क ने पाटलिपुत्रा से विजित किया था। किसको, अश्वघोष को। कनिष्क के समय में गंधार व मथुरा कला का विकास हुआ। यह भी पूछा जाता है कि
गंधर्व मथुरा कला शैली का सम्मिश्रण को क्या कहते हैं? कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया कुंडलवन कश्मीर में। 78 AD में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया, यानी शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। कब चलाया? 78 AD में। कनिष्क के समय में सिल्क मार्ग पर कुषाण का आधिपत्य हो गया और अभी जो चीन जो है जहाँ वन बेल्ट वन रोड ऑर्गेनाइज जो चला रहा है, यानी पूरे दुनिया को जोड़ने की जो कोशिश कर रहा है, जो भारत के विवाद है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इस ये सिपेक का ही पार्ट है, इसी ये सिल्क मार्ग पर ही है। गुप्त वंश, इस वंश की स्थापना किसने किया? श्रीगुप्त ने। कब से कब तक इसका काल था? 240 से 280 ईस्वी तक। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। ये कब से कब तक रहा? 280 से 320 ईसा पूर्व तक। वह प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण किया था। कौन? घटोत्कच। अब बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, ये कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से 335 तक ये शासन किया। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किस वंश का? तो गुप्त वंश का। कब इसने भी एक संवत चलाया? गुप्त संवत। कब? 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी, क्या नाम था? कुमार देवी से विवाह किया। वह प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। दूसरा कौन है? समुद्रगुप्त। ये इतिहास में उतना उपयोगी नहीं है, मतलब ये भी उपयोगी है, सॉरी ये उपयोगी है, इसके बाद वाला उपयोगी नहीं है। तो इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा कर संबोधित किया। क्यों? क्योंकि इसने युद्ध हारा ही नहीं था। समुद्रगुप्त ने परंतक, अप्रीतिरथ आदि की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। उसने उत्तरापद के 9 राजाओं तथा दक्षिणापद के 12 राजाओं को विजित किया था। ये भी चर्चा इसी में मिलता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बीना बजाते हुए दिखाया गया। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा है। उसके दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। ठीक है, उसने किस धर्म को अपनाया? तो वैष्णव धर्म को। समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने की भी प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने के साक्ष्य मिला है, यानी कह रहा है समुद्रगुप्त के बाद 300, ये मतलब रामगुप्त ही, उसका कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन उससे आयोग होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर एवं स्वयं को राजा घोषित कर दिया। इसमें एक कहानी है, कहा जाता है कि रामगुप्त ने अपनी पत्नी को क्या कर दिया, जो युद्ध हुआ था उसमें भेज दिया था, मतलब राजा ने बोला या तो राज दे दो नहीं तो अपना पत्नी दे दो। ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त ने अपने पत्नी को दे दिया और इसी गुस्सा में आके चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि इसकी हत्या कर स्वयं को राजा बन जाता है और अपने भाभी को वापस ले आता है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 375 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और 389 ईस्वी में क्या करता है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य फेमस होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवर्षि आदि की उपाधि भी धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा से विवाह किया था। किसे? ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा से। कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। ये मतलब कारण था, ये भी एक संधि है एक तरह से विवाह, ताकि दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया। कौन? तो रुद्रसेन के मृत्यु के बाद कौन? प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात एवं और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त कर, दोनों ही गुजरात में ही है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया और फाहियान भारत में 14 वर्ष तक, यानी 399 से 414 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहराब लोह स्तंभ से चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। कौन कौन? कालिदास, धर्मंतरी, अमर सिंह, बारामीर, संकुल, बेताल भाट, घट कपर, छपनक और भरूच।
अब बात करते हैं कुमारगुप्त। 415 से 455 ईस्वी तक रहा कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी के पुत्र क्या नाम था? कुमारगुप्त 415 में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराया था। यह सवाल अनगिनत बार पूछा जा चुका है। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा के रूप में विकसित हुआ। स्कंदगुप्त 455 से 467, ये मतलब इसके बाद से हुन का गुप्त वंश का चंद्रगुप्त जो उसका क्या हुआ, विनाश शुरू हो जाता है। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। ये पूछा जाता है कि हुन का आक्रमण को किसने रोका? तो स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात में से मिलता है, और अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। ये सवाल यूपीएससी कई बार नहीं बल्कि 2 बार पूछा है, और स्टेट पीसीएस सब पीसीएस पूछा है। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण किया। किसका? शक्रादित्य का। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। इस वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। यानी मगध वंश का अंतिम वंश कौन था? तो मतलब अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। इतिहासकार बीएस स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दिया। नेक्स्ट है पाल वंश, जो कि बिहार बंगाल से रिलेटेड है। पाल वंश की स्थापना किसने किया? गोपाल। कब? तो 750 ईस्वी में। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किया। किसने किया? उदंतपुरी की स्थापना गोपाल ने। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था धर्मपाल। कौन? धर्मपाल। धर्मपाल के विक्रमशिला विश्वविद्यालय यानी भरतपुर की स्थापना किया। भागलपुर, मतलब विक्रमशिला भागलपुर। सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में, इसका निर्माण भी धर्मपाल ने कराया था। यानी कह सकते हैं कि जो धर्मपाल है 2 विश्वविद्यालय का स्थापना कराया, एक जो भागलपुर में, दूसरा बांग्लादेश में। भागलपुर में कौन सा है? विक्रमशिला, और बांग्लादेश में सोमपुर। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार राष्ट्रकूट को संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित हुआ, मतलब उससे पराजित हो गया। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव एवं प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज को अधिकार कर, चूंकि उस समय कन्नौज बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था। जैसे अभी दिल्ली भारत का प्रमुख शहर है, उस तरह से कन्नौज था। तो उसी कन्नौज के अधिकार के लिए सब त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। सवाल पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ और कौन कौन शासक था? तो पाल वंश तरफ से कौन था? धर्मपाल, जो मेन था। धर्मपाल के उत्तराधिकारी कौन हुआ? धर्मपाल के उत्तरा स्वामी पद की मतलब उपाधि दिया जाता है, धारण किया था। कौन सा? तो उत्तरापद स्वामी का। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल इसका उत्तराधिकारी बना। कब? तो 810 ईस्वी में। ठीक है। देवपाल ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। किसने बनाया? देवपाल ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। आप सोच सकते हैं ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। देवपाल ने जावा यानी इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालदेव पुत्र को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान। बिहार मतलब एक तरह से घर, निवास स्थान, जैसे नालंदा में बिहार। ठीक है। उसके बाद देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि शासन किया। पालकालीन कांस्य की मूर्तियां अपनी वास्तुकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमर एवं बिटपाल इस मूर्ति का प्रवर्तक है, जो नालंदा निवासी था। ये मेंस में, बीपीएससी मेंस में एक सवाल पूछा जाता है और अल्टरनेट ईयर में। फ्रेंड्स, कुछ जो अभी तक पढ़े हैं उसका समरी है। बाकी बाद ये मध्यकालीन, उसके बाद हम लोग मध्यकालीन बिहार देखेंगे, लेकिन एक 1 लाइनर समरी है जिसको 2 मिनट में निपटा देते हैं। क्या निपटा दिया जाए? चलिए निपटा ही देते हैं। प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश एवं शासक व उसकी राजधानी। जो सवाल मेनली यहीं से पूछा जाएगा। पहला बृहद्रथ, ये किसका था? मगध का प्रथम राजधानी, मतलब शासक कौन था? बृहद्रथ। और राजगिर या राजगीर मगध की प्रथम राजधानी। शासक बिंबिसार। राजगिर या शासन कहाँ, राजधानी कहाँ था? इसका भी वही था। उदयन ये कहाँ लाया? पाटलिपुत्रा। उसके बाद शिशुनाग ये कहाँ ले गया? पाटलिपुत्रा से वैशाली। फिर कैलाशो कहाँ लाया? पाटलिपुत्रा, वैशाली से पाटलिपुत्रा। ठीक। फिर नंदवंश ये पाटलिपुत्रा, उसके बाद पाटलिपुत्रा ही रह गया। ठीक है। उसके बाद नंदवंश भी पाटलिपुत्रा, मौर्य वंश भी पाटलिपुत्रा, और कुषाण भी पुरुषपुर एवं कुषाण चेंज करता है। कुषाण क्या होता है? पुरुषपुर व
इसका राजधानी कुशानवंश कहलाता है पुरुषपुर व मथुरा। गुप्त वंश का पाटलिपुत्रा। पाल वंश कहाँ लाता है? मुंगेर। उसके अलावा क्या है? प्रमुख साहित्य, ये भी पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का। इसमें मेनली है क्या? राज प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध। मतलब इसमें कई चीज़ें हैं, राज्य को कैसे चलाना चाहिए, आर्थिक आधार हो, इकोनॉमिक हो, मतलब इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकली हो और सैनिक हो, सभी चीज़ें किसमें वर्णन है। बुद्ध चरित्र ये किसका? अश्वघोष का और बौद्ध धर्म का महाकाव्य माना जाता है। प्रज्ञा परमिता ये नागार्जुन का है और ये शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन को माना जाता है। सीयुकी ये हुइनसोंग का है, भारत का यात्रा वृत्तांत है या विवरण है इसमें। उसके अलावा इंडिका ये मेगास्थेनीज है, मौर्य साम्राज्य का विवरण मिलता है। मिलिंदपनो नागसेन का है, बैट्रियन शासक मिलिंद एवं नागसेन के बीच जो वार्तालाप का संग्रह है। ललित विस्तार ये बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। और महावंश क्या है? श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। जातक कथा है तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। ये फ्रेंड्स खत्म हो गया एंशिएंट हिस्ट्री। इसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में मध्यकालीन बिहार। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।